अमोदिता अपनी उंगली क्रॉस करते हुए मन में सोचती है, अब तो मैं गई काम से। रजनी गुस्से से लाल होते हुए कहती है, अरे बोल, चुप क्यों खड़ी है? क्या वादा किया तूने वंदना से? अमोदिता ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं माँ, मैंने कुछ वादा नहीं किया। भला मैं वंदना भाभी से क्या वादा करूंगी? लगता है आपके कान आजकल कुछ ज्यादा ही बजने लगे हैं। रजनी अमोदिता को घूरते हुए कहती है, मेरे कान बज सकते हैं पर मेरी नजरें तो मुझे धोखा नहीं दे सकती ना। मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा है कि तूने वंदना की हथेली ऐसे पकड़ी हुई थी जैसे तब पकड़ते हैं जब एक सौदाइनी दूसरी सौदाइनी से वादा करती है। बता, क्या वादा किया तूने वंदना से? अमोदिता अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहती है, मैंने कुछ वादा नहीं किया माँ, वो तो मैं बस ऐसे ही वंदना भाभी का हाथ पकड़े हुए थे। अब मुझे थोड़ी पता था उस तरह हाथ तब पकड़े जाते हैं जब एक सौदाइन दूसरी सौदाइन से वादा करती है। आपने मुझे वादा करना थोड़ी सिखाया है, मेरी गुरु तो आप ही है ना। इतना कहकर अमोदिता रजनी को अपने कंधों से धीरे से धक्का मारते हुए उसे साइड करती है और हवेली के अंदर जाने लग जाती है। रजनी अपनी उंगली क्रॉस करते हुए मन में सोचती है, नालायक लड़की, तू अपने आप को जितना चालाक समझती है उतनी है नहीं। तेरे और वंदना के बीच जो खिचड़ी पक रही है, देखना उसका जल्द पता लगा लूंगी मैं, फिर तेरी खैर नहीं। शाम के 6 बज रहे थे और शालिनी अपने कमरे के अंदर थी। उसके कमरे में उसके सिवा कोई और नहीं था। शालिनी खिड़की के पास खड़ी हुई थी जिससे धीमे धीमे हवा के झोंके कमरे के अंदर आ रहे थे। शालिनी अपने चेहरे पर पड़ती हुई हवाओं को महसूस कर रही थी। अक्सर जीवन में जब हमें कुछ राह नजर नहीं आती तो हम एकांत को चुनते हैं, और इस वक्त शालिनी ने भी उसी एकांत को चुना था। शालिनी कल रात उसके साथ हुए हादसे को याद कर रही थी। जब सबके साथ खाना खाने के बाद वो अपने कमरे में आई थी तो उसका अपने ऊपर कुछ कंट्रोल नहीं था। यक्षिणी का अभिशाप उसी पर हावी होते जा रहा था, जिस कारण यामिनी की आत्मा शालिनी के शरीर के अंदर से निकलने लग गई थी। शालिनी अपने बिस्तर के ऊपर लेटी हुई थी और यहाँ वहाँ हाथ पैर मारी जा रही थी जैसे वो तड़प रही हो। शालिनी ने अपनी मुट्ठियां भींच ली थी। चादर के ऊपर कई सिलवटें पैदा हो गई थी। शालिनी चीखना चिल्लाना चाहती थी पर वो जानती थी कि यदि वो चीखी तो सब लोग जाग जाएंगे और उसका ये राज खुल जाएगा, इसलिए वो अपने आप पर नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। शालिनी बिस्तर के ऊपर तड़प ही रही थी कि तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लग जाती है। उसे लगता है कि कोई उसकी तरफ आ रहा था। शालिनी बड़ी हिम्मत करके उठकर बैठ जाती है। शालिनी को लग रहा था कि अभी कोई दरवाजा खटखटाएगा, पर कोई दरवाजा नहीं खटखटाता है। शालिनी आहिस्ते से अपने बिस्तर पर से उठती है और दरवाजे के पास जाने लग जाती है। जब वो दरवाजे को खोलती है तो देखती है कि कछुआ रूम नंबर 666 के अपोजिट साइड जा रहा था। शालिनी मन में सोचती है, ये कछुआ इतनी रात को कहाँ जा रहा है? इतना कहकर शालिनी कछुए का पीछा करने लग जाती है। कछुआ उसी फ्लोर के आखिरी कमरे के अंदर घुस जाता है। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था, जिस कारण शालिनी को क्लियर दिख रहा था कि कमरे के अंदर कछुआ क्या कर रहा था। कछुआ खुद से बातें कर रहा था, साथ में क्रकड़ हथियार बनाने की तैयारी कर रहा था। कछुए की हरकतें देखकर शालिनी दंग रह जाती है। शालिनी मन ही मन सोचती है, इसका मतलब ये कछुआ सौदाया बनकर आया है। मुझे लगा ही था कि ये पहले वाला कछुआ नहीं है। मेरा शक सही निकला। कछुआ क्रकड़ हथियार बनाने में लगा ही हुआ था कि तभी उसकी नजर दरवाजे की तरफ पड़ती है और उसे शालिनी की सिर्फ 2 आंखें नजर आती हैं, शालिनी नहीं। आंखें देखकर कछुआ घबरा जाता है और उसके हाथ से क्रकड़ हथियार नीचे छूट जाता है। ये पूरा वही दृश्य था जो पिछली रात कछुए के साथ हुआ था, जब उसे लगा था कि दरवाजे पर यक्षिणी खड़ी हुई है। कछुआ हकलाते हुए कहता है, कौन है? यक्षिणी का अभिशाप शालिनी पर हावी होने के कारण कछुए की आवाज सुनकर वो खुद ब खुद बोल पड़ती है, मैं यक्षिणी, तेरी मौत। इतना कहकर शालिनी घबराते हुए सोचने लग जाती है, ये मैंने क्या बोल दिया? मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था। शालिनी वहां से भागने लग जाती है। भागते हुए उसके पैरों की पायल बजने लग जाती है। कछुआ कमरे से बाहर निकलते हुए कहता है, यक्षिणी रुक जा, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। शालिनी अपनी पूरी जान लगाकर भागती है और अपने कमरे के अंदर जाकर वापस से दरवाजा लॉक कर लेती है। जैसे ही शालिनी दरवाजा लॉक करती है वो अपने अतीत की यादों में से बाहर आ जाती है। वर्तमान में शालिनी खिड़की के पास खड़ी हुई थी, जिससे ठंडी ठंडी हवा के झोंके कमरे के अंदर आ रहे थे। शालिनी मन में यामिनी की आवाज में सोचती है, कल रात कछुआ जिस तरह किताब में बार बार देखकर क्रकड़ हथियार बना रहा था और मंत्र पढ़ रहा था, उससे साफ जाहिर हो रहा था कि कछुए ने इससे पहले क्रकड़ हथियार नहीं बनाया, और उस रात काली पोशाक वाले आदमी ने मुझ पर क्रकड़ हथियार से वार किया था। इसका मतलब वो काली पोशाक वाला आदमी कछुआ नहीं था, वो कोई और ही था।
शालिनी पूरी तरह कंफर्म होते हुए कहती है, हाँ, वो काली पोशाक वाला आदमी कछुआ हो ही नहीं सकता, क्योंकि कछुआ अभी सौदाया बनकर आया है, इससे पहले वो सौदाया नहीं था। शालिनी कुछ सोचते हुए कहती है, अगर वो काली पोशाक वाला आदमी कछुआ नहीं है तो क्या वो अभिमन्यु है? इतना कहकर शालिनी एकदम चुप हो जाती है। शालिनी ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं ऐसे ही किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकती, मुझे पूरी तरह पक्का करना पड़ेगा। अभिमन्यु भले ही मुझ पर शक करता हो, उसकी हरकतें मुझे पसंद ना हो, पर मुझे नहीं लगता कि वो किसी को मार सकता है। आखिर वो जो कुछ भी करता है अपने दोस्तों के लिए ही तो करता है, खास तौर पर युग बाबू के लिए। अभिमन्यु युग बाबू का सच्चा दोस्त है और अपने सच्चे दोस्त की प्रेमिका को अभिमन्यु नहीं मार सकता। कुछ देर तक शालिनी यही सब सोचती रही, पर तभी न जाने उसके मन में क्या आता है। वो खुद से कहती है, पर मैं अभिमन्यु को इस तरह छोड़ भी नहीं सकती, मुझे उस पर नजर रखनी पड़ेगी, तभी मुझे पता चल पाएगा कि अभिमन्यु ही वो काली पोशाक वाला आदमी है या नहीं। शालिनी गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहती है, बस एक बार मुझे पता चल जाए कि वो काली पोशाक वाला आदमी कौन है तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, उसी तरह तड़पा तड़पा कर मारूंगी जिस तरह उसने उस रात मुझे मारा था। उसे भी उसके अपनों से अलग कर दूंगी, जिस तरह उसने मुझे मेरे युग बाबू से अलग किया था। शालिनी अपने आप पर काबू करते हुए अपनी मुट्ठी भींच ही रही थी कि तभी पीछे से कोई उसके कंधों पर हाथ रख देता है। शालिनी घबरा जाती है। वो पीछे पलटती उससे पहले ही उसके पीछे से युग की आवाज सुनाई देती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो शालिनी? शालिनी बड़े प्यार से जवाब देती है, बस बैठी हूँ युग जी। युग हंसते हुए कहता है, वो तो मुझे भी दिख रहा है, पर वही तो पूछ रहा हूँ मैं, तुम अकेले क्यों बैठी हो और ये खिड़की क्यों खोल कर रखी है? कितनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, अगर तुम्हें ठंड लग गई तो? शालिनी अपना सिर पकड़ते हुए कहती है, हे भगवान, इतने सारे सवाल, वो भी एक साथ। अब किस किस का जवाब दूं युग जी मैं आपको? चलिए मुझे छोड़िए और ये बताइए, अब आपका मूड कैसा है? दिखने से तो बढ़िया ही लग रहा है। युग मुंह बनाते हुए कहता है, मेरे मूड को क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? शालिनी तुरंत कहती है, आप ही तो अपने दोस्तों की बातों से नाराज होकर ऊपर चले आए थे ना, और अपने आप को कमरे में अकेले बंद कर लिया था, कह रहे थे मुझे अकेला छोड़ दो, तभी तो मैं यहाँ पर आ गई। युग हैरानी के साथ कहता है, मैंने ऐसा कहा? पर कब? मुझे कुछ याद क्यों नहीं? युग की बातें सुनकर शालिनी बड़ी हैरान होती है। वो मन ही मन सोचने लग जाती है, ये युग बाबू मेरे साथ मजाक कर रहे हैं या इन्हें सच में कुछ याद नहीं कि कमरा अंदर से बंद करते वक्त इन्होंने क्या बोला था। युग याद करने लग जाता है कि उसने ऐसा कब कहा था। युग वापस से उदास ना हो जाए इसलिए शालिनी खुद ही बोल पड़ती है, छोड़िए युग जी, बुरी बातों को भूल जाओ, उसी में भलाई होती है। चलिए आप नीचे चलिए, आपके सब दोस्त आपका इंतजार कर रहे होंगे। युग हामी भरता है, हाँ चलो। युग और शालिनी दोनों साथ साथ नीचे जाने लग जाते हैं। जब वो हॉल में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर बस कायर और कछुआ ही बैठे हुए थे, अभिमन्यु वहां पर नहीं था। युग को वहां पर देखकर कछुआ खुश हो जाता है, क्योंकि कछुआ युग को अच्छे से जानता था। युग अपने दोस्तों से भले ही कितना गुस्सा हो जाए, पर रूठ कभी नहीं सकता था। कछुआ युग को अपने बगल में बैठने का इशारा करते हुए कहता है, अरे युग, आ गया तू, आ बैठना, हम तेरा ही इंतजार कर रहे थे। युग बिना कुछ कहे कछुए के बगल में जाकर बैठ जाता है। युग अपने आसपास देखते हुए कहता है, अभिमन्यु भी तो तुम्हारे साथ ही था ना, कहाँ पर है वो, किचन में है क्या? कछुआ कुछ कहता उससे पहले ही कायर बोल पड़ता है, किचन में नहीं, बाजार में है। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा, बाजार में? कायर पूरी बात बताते हुए कहता है, हाँ, वो करीब 2 घंटे पहले ही बाजार गया है। शालिनी हड़बड़ाहट के साथ तुरंत बोल पड़ती है, अभिमन्यु बाजार गया है, पर क्यों? इस बार क्या लेने चला गया वो? कायर मुंह बनाते हुए कहता है, पता नहीं, वो कभी कुछ बताकर जाता है क्या? उसका मन होता है और वो चले जाता है। कोई पलटकर कुछ कहता उससे पहले ही वहां पर अभिमन्यु आ जाता है। अभिमन्यु को देखते से ही शालिनी हड़बड़ाहट के साथ कहती है, तुम बाजार क्यों गए थे अभिमन्यु? अभिमन्यु शालिनी को घूरते हुए जवाब देता है, मछली लेने। शालिनी अभिमन्यु के हाथ देखते हुए कहती है, तुम्हारे हाथ तो खाली हैं, अगर मछली लेने गए थे तो फिर मछली कहाँ पर है, दिखाई क्यों नहीं दे रही? अभिमन्यु हंसते हुए कहता है, मजाक कर रहा हूँ शालिनी, मछली लेने नहीं गया था, काम से गया था। अगर तुम्हें मछली खानी थी तो बता देती, मैं लेकर आता तुम्हारे लिए। शालिनी हड़बड़ाहट के साथ पूछती है, किस काम से गए थे तुम बाजार अभिमन्यु? तुम्हें बाजार में क्या काम पड़ गया? अभिमन्यु ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर अपने कदम बढ़ाते हुए कहता है, बता रहा हूँ शालिनी, बता रहा हूँ, तुम्हें बड़ी जल्दी है सब जानने की। शालिनी चुप खड़ी रहती है और अभिमन्यु सोफे पर आकर बैठ जाता है। शालिनी फिर पूछती है, अब बताओ अभिमन्यु, क्यों गए थे तुम बाजार?
अभिमन्यु अपनी जेब में से हरा हीरा बाहर निकालते हुए कहता है, इस हीरे के बारे में पता लगाने। कछुआ बौखलाहट के साथ बीच में बोल पड़ता है, फिर कुछ पता चला तुझे हीरे के बारे में? अभिमन्यु अपनी अकड़ दिखाते हुए कहता है। अभिमन्यु जाए और कुछ पता न चले, ऐसा कभी हो सकता है क्या? युग अभिमन्यु के नजदीक जाते हुए कहता है, फिर क्या पता चला तुझे? अभिमन्यु कहता है, बताता हूँ, सब बताता हूँ। अभिमन्यु हीरे को अपने हाथ में घुमाते हुए कहता है, जब मैं इस हीरे को लेकर बाजार गया तो उन्होंने मुझे कई हीरों के बारे में बताया। तुम्हें पता है दुनिया का सबसे पहला हीरा कहाँ मिला था? कायर मुंह बनाते हुए कहता है, कहाँ पर मिला था? अभिमन्यु जवाब देता है, यहीं अपने भारत में, करीब 4000 साल पहले भारत के गोलकोंडा क्षेत्र में, जिसे अब हैदराबाद के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद की ही एक नदी के किनारे पहला हीरा पाया गया था। हम सबको पता है हीरा कार्बन का ही एक रूप है। वैसे हीरे पारदर्शी सफेद रंग के होते हैं, पर और कई रंगों में पाए जाते हैं। अभिमन्यु एक गहरी सांस लेने के बाद फिर कहता है, मोस्टली हीरे 2 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक हीरा, दूसरा औद्योगिक हीरा। और अब बाजार में हीरे के 6 प्रकार और रंग के हीरे पाए जाते हैं, जिनमें नीला सफेद, सफेद हल्का कॉपर, गहरा कॉपर, हल्का भूरा और गहरा भूरा हीरे हैं। सबसे जरूरी बात, हीरे के टुकड़े को केवल 22 कोणों तक ही तराशा जाता है। तराशने के बाद हीरे पर पॉलिश की जाती है, फिर उन्हें नाम दिए जाते हैं। कछुआ अभिमन्यु को बीच में टोकते हुए कहता है, अबे अभिमन्यु, ये तू हमें क्यों बता रहा है? हमें ये सब नहीं जानना, तू इस हीरे के बारे में बताना। अभिमन्यु कहता है, हाँ बता रहा हूँ कछुए, हरे हीरे के बारे में जान पाए इसलिए इतना सब कुछ बता रहा हूँ, वरना कुछ नहीं जान पाओगे। सब चुप ही रहते हैं और अभिमन्यु को बोलने देते हैं। अभिमन्यु आगे कहता है, जैसा कि मैं शुरुआत में कह चुका हूँ, हीरे की सबसे पहले खोज भारत में हुई थी, और भारत से भी पहले दुनिया बनी थी, और दुनिया से पहले भगवान। पुराणों के अनुसार हिंदू धर्म के देवी देवता अलग अलग हीरे धारण करते थे। कायर हैरानी के साथ कहता है, क्या बात कर रहा है, देवी देवता हीरे धारण करते थे? अभिमन्यु हामी भरते हुए कहता है, हाँ कायर, अगर हम ज्योतिष शास्त्रों की किताबों को उठाकर देखें तो उनमें हीरों का बहुत महत्व बताया गया है, जिसका सीधा असर इंसानों पर पड़ता है। कुंडलियों नक्षत्रों के आधार पर ही मनुष्य को हीरे की अंगूठियां पहनाई जाती हैं। सब लोग अभिमन्यु की बातें गौर से सुनते रहते हैं। अभिमन्यु आगे कहता है, प्राचीन शास्त्रों के अनुसार हीरे के 8 भेद होते हैं। पहला है हंसपति हीरा। यह हीरा हंस के बगुले के पंख की तरह दिखता है और सफेद रंग का होता है। ब्रह्मा जी इस हीरे को धारण करते थे। कछुआ हैरानी के साथ कहता है, क्या बात कर रहा है, भगवान ब्रह्मा जी? अभिमन्यु हामी भरते हुए कहता है, हाँ भगवान ब्रह्मा जी। दूसरा है कमलापति हीरा। ये अनार तथा कमल के पुष्प के गुलाबी रंगों की तरह होता है। इसे भगवान विष्णु धारण करते हैं। युग आहिस्ते से पूछता है, शिव भगवान कौन सा हीरा धारण करते थे? कहीं वो ये हरा हीरा तो धारण नहीं करते थे? ये हीरा उनका तो नहीं? सदियों से है पुरानी, ये है यक्षिणी की कहानी। यक्ष